हम जुड़वां भाई थे। मैट्रिक के इम्तिहान में मेरे भाई ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मैं फ़ेल हुआ। बोर्ड में पहली पोजीशन लेने की खुशी में मेरे बाप ने मेरे भाई को एक कीमती साइकिल खरीद कर दी, जबकि मेरे लिए एक मोटा डंडा था। अब्बा जान ने एक मोटा सा डंडा उठाया और मुझे मारना शुरू किया। मैं दिल बर्दाश्त हो गया और घर से भाग गया। मैंने अपने आप से वादा किया था कि लौट कर कभी दोबारा घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरे घर से चले जाने पर किसी को कोई फ़र्क ना पड़ा, सिवाय मेरी माँ के। वो मेरी जुदाई में रोती थी तो अब्बा जान इसे भी डांटते थे कि वाजिद हमारे लिए मर चुका है, लिहाजा इसके लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसे अपना बेटा तस्लीम ही नहीं करता तो तुम किसके लिए रो रही हो? मैं एक मशहूर डाकू की गैंग में शामिल हो गया। मुझे घर से भागे हुए 15 साल का अरसा बीत चुका था। इन सालों में हम सबसे बड़ी डकैती बैंक डकैती करने वाले थे। मैं मास्क पहने बैंक के अंदर दाखिल हुआ तो अब्बा जान उस वक्त अपनी पेंशन लेने बैंक आए हुए थे। मैंने तमाम लोगों को फर्श पर लेटने का हुक्म दिया तो अब्बा जी ने फ़ौरन मास्टर रफ़ीक के घर जुड़वां बेटों की पैदाइश हुई। ये दिन रफ़ीक की ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था। जब इसके यहाँ जुड़वां बेटों की पैदाइश हुई थी, रफ़ीक कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि अपने पेशे से ज़्यादा मुखलिस थे। इनके बारे में मशहूर था कि इसने अपनी शादी के दिन भी छुट्टी नहीं की थी। वो सुबह स्कूल पढ़ाने ज़रूर गए, फिर शार्ट लीव लेकर दुल्हन को लेने चले गए और फिर वापस स्कूल चले गए। हालांकि मास्टर रफ़ीक की दुल्हन इस बात पर काफ़ी नाराज़ हुई और कितने दिनों तक वो इससे नाराज़ रहीं और बोली नहीं थी, लेकिन मास्टर साहब ने इसे मना लिया था। 6 साल तक इनकी औलाद नहीं हुई तो बीवी ने यूं ही कह दिया कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो मुझे इस बात पर कोई इतराज़ नहीं। इस बात पर मास्टर जी को गुस्सा आ गया था। वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 8 साल के बाद मास्टर जी के यहाँ जुड़वां बेटों की पैदाइश हुई तो इसकी ज़िंदगी में खुशी की बहार आ गई। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के इस मौका पर इसने स्कूल के तमाम बच्चों में मिठाई तकसीम की। दोनों बेटे मास्टर साहब की आंखों के तारे थे। एक का नाम वाजिद जबकि दूसरे का नाम माजिद था। माजिद पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, जबकि वाजिद उतना ही ज़्यादा नालायक था। मास्टर साहब ने इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी ताकि वो भी अपने भाई की तरह पढ़ाई में लायक हो जाए, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद इसकी कारकर्दगी में किसी किस्म की बेहतरी ना आ सकी। ये बात मास्टर साहब के लिए काफ़ी परेशान कुन थी। इसकी पढ़ाई में अदन दिलचस्पी देखकर मास्टर वाजिद की काफ़ी पिटाई करते थे, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो अपने बाप से बेहद मोहब्बत करता था। अक्सर औकात ऐसा होता कि मास्टर सोए हुए होते थे तो वो अपने बाप के पैर दबाना शुरू कर देता, जबकि माजिद ने कभी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि इसे बताया गया था कि तुमने सिर्फ तालीम पर तवज्जो देनी है, तुम्हारी मंज़र सिर्फ बड़ा आदमी बनना है। छोटी सी उम्र में माजिद के दिमाग में ये चीज़ बैठाई गई थी कि बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी। एक बार मास्टर साहब को बुखार था। बुखार की हालत में ही मास्टर साहब स्कूल चले गए। हालांकि मास्टर का रिकॉर्ड था कि अपनी ज़िंदगी में कभी छुट्टी नहीं की थी। डॉक्टर की तरफ से इन्हें मना किया गया था कि आज आपको आराम की ज़रूरत है, मगर डॉक्टर की नसीहत के बावजूद वो स्कूल बच्चों को पढ़ाने चले गए। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही मास्टर साहब की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और वो गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़े। वाजिद ने जैसे देखा कि इसका बाप ज़मीन पर गिरा है तो वो भाग कर आया, अपने बाप का सर अपनी गोद में डाला, जबकि माजिद डॉक्टर के पास भागा। मास्टर साहब को घर वापस लाया गया। उस रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बिजली चली गई थी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। वाजिद ने हाथ का पंखा उठाया और अपने बाप को पंखे से हवा देने लगा। आधी रात तक वो पसीने से शराबूर था, लेकिन अपने बाप को गर्मी महसूस ना होने दी। जब इसकी माँ ने देखा तो हैरान हुई। वो कुछ बोलने वाली थी कि वाजिद ने माँ को चुप रहने का इशारा किया। ये थी इसकी अपने बाप से मोहब्बत, लेकिन इसलिए कि मोहब्बत कभी ज़ाहिर ना होने दी। घर में इसकी माँ ही जानती थी, जो ये हकीकत जानती थी कि वाजिद अपने बाप से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन इसने अपनी माँ को भी मना किया था कि आप कभी इस बारे में नहीं बताना। एक दिन स्कूल में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान
एक लड़के ने वाजिद और माजिद दोनों को बाप की गाली दी। वाजिद से ये बर्दाश्त ना हुआ और इसने लड़के की पिटाई की। इसके बाद जब दोनों घर वापस आए तो माजिद ने अपने बाप से इसकी शिकायत की कि भाई ने आज एक लड़के की पिटाई की है, जिसकी वजह से मास्टर साहब ने हमें स्कूल से निकाल दिया और कहा कि कल अपने वालिद के साथ स्कूल आना। इस बार भी मास्टर साहब ने अपने बेटे को खूब मारा, जबकि माजिद चुपचाप अपने भाई को मार खाते हुए देख रहा था और वो वाजिद को मार रहा था और साथ साथ अपनी बीवी से ये गिला भी कर रहा था कि जब दोनों पैदा हुए थे तो तुमने इसका गला क्यों नहीं दबाया, मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। वाजिद कहने लगा, बाबा वो आपको गाली दे रहा था। इस पर मास्टर साहब को मज़ीद गुस्सा आया और इसके मुंह पर एक और थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम्हें स्कूल बदमाश बनने के लिए भेजा है। अगर तुम इसने गाली दी तो खुद अपनी ज़ुबान गंदी की, तुझे इसे मारने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे साथ माजिद भी तो था, इसने तो ऐसी हरकत नहीं की। दरअसल बात यह है कि तुझमें अकल और शऊर नाम की चीज़ नहीं है, जबकि तुम्हारा भाई बाशऊर है। इसे समझ है कि क्या करना है। आइंदा अगर तुमने मुझे शिकायत का मौका दिया तो तुम्हें स्कूल नहीं भेजूँगा, बल्कि मजदूरी के लिए किसी के पास भेजूँगा। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तालीम हासिल करो। मास्टर साहब के मुंह में जो आया इसने कह दिया। उस रात वाजिद को नींद नहीं आई थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि मैंने क्या गलत किया है। इसने अपने बाप को गंदी गाली दी तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। खैर, इसने दिल में इस बात का ताहयात असर लिया, जो भी था, जो भी हो जाए, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे इस अमल से अब्बू जान को बहुत तकलीफ़ होती है और मैं अब्बू जान को किसी तकलीफ़ में नहीं दे रख सकता और ना ही ये बात मुझसे बर्दाश्त होती है। पढ़ाई में लायक होना इसके बस में नहीं था। इसने बहुत कोशिश की, मेहनत भी की, लेकिन ज़हनी लिहाज से कमज़ोर होने की वजह से हमेशा पढ़ाई में पीछे था और कम नंबर लेता था। मगर पढ़ाई के अलावा इसने अपने आप से वादा किया कि अब्बू को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसने अपने बाप से माफ़ी मांगी तो मास्टर रफ़ीक ने यही कहा कि यहाँ से चले जाओ, फिलहाल तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैट्रिक के इम्तहान हुए तो माजिद बहुत खुश था कि इसके पेपर बहुत अच्छे हुए थे, जबकि वाजिद दिल में बड़ा ही उदास हो और सहमा हुआ था और इससे शक था कि वो फेल हो जाएगा, और वही हुआ जिसका इससे खदशा था। इम्तिहान का नतीजा आया तो मास्टर साहब के बेटे माजिद ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। ये ऐसा मौका था जिसकी वजह से मास्टर साहब खुश थे, लेकिन इस रंग में भंग तब पड़ी जब मास्टर साहब को पता चला कि वाजिद फेल हो चुका है। इस पर इसने अपने बेटे को खूब डांटा और कहा कि तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है। एक ही दिन तुम दोनों पैदा हुए थे, एक ही माँ की औलाद। एक बेटा मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर रहा है, जबकि दूसरा मेरा सर शर्म से झुका रहा है। वाजिद अपने बाप से कहने लगा, बाबा मैंने आपसे कहा था कि साइंस मेरी समझ में नहीं आती, मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट में मैट्रिक करना चाहता हूँ, लेकिन आपने मेरी ना मानी। इस पर मास्टर को गुस्सा आया। इसने एक मोटा सा डंडा उठाया और वाजिद पर डंडों की बरसात कर दी और कहा कि ज़ुबान चलाते हो, वो भी अपने बाप के सामने, मैं तुम्हारी ज़ुबान ही काट दूंगा। माँ बेचारी अपने बेटे को बाप से अलग कर रही थी और इस वाक़े का वाजिद की दिमाग में गहरा असर हुआ। इसे इस बात का सदमा था कि इसका बाप इसे समझने में इतना नाकाम क्यों है। क्या हुआ, अगर मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ तो मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इसे मेरी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं। वो मेरा बाप है, अगर मैं ज़हीन नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। वो दिल बर्दाश्ता हो चुका था और घर छोड़ने का फ़ैसला किया। इसने अपने वालिद को भी कुछ नहीं बताया। आज सुबह जब वो स्कूल जाने लगा तो अपने घर को बड़े गौर से देख रहा था, घर की दीवारों को देख रहा था, अपने माँ की तरफ देख रहा था, घर की दीवारों को देख रहा था और दीवारों को देखकर उदास था, क्योंकि आज वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ने वाला था। स्कूल से जब छुट्टी हुई तो इसके बाद वो घर ना आया। छुट्टी के वक़्त माजिद घर आया तो माँ ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। वो कहने लगा, भाई मुझे छुट्टी के बाद नज़र नहीं आया, मैं स्कूल का गेट पर
खड़ा इसका इंतज़ार करता रहा। सारे लड़के घर जा रहे थे, जाके वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं अकेला घर चला आया। वो माँ थी अपने बेटे के लिए तड़प रही थी और माजिद को डांट रही थी कि अपने भाई को तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम इसके बगैर कैसे घर वापस आ गए। अपनी बीवी को चिल्लाते हुए देखकर मास्टर साहब ने कहा कि क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो। इसने बताया कि वाजिद आज घर नहीं आया। इस पर मास्टर साहब ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कम वक्त कहीं खेल रहा होगा। बीवी ने अपने शौहर से कहा कि खुदा का खौफ करें मास्टर साहब, वो आपकी औलाद है, आपकी सकी औलाद, आपका सका बेटा है। आपने इसकी मोहब्बत की कभी कदर ही नहीं की। इस पर मास्टर साहब ने कहा, अपनी कदर खुद करवानी पड़ती है, अपने किरदार से, मेहनत से, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई खसूसियत है ही नहीं जिसकी वजह से मैं इसकी कदर करूं। शाम होने को थी, लेकिन वाजिद का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। इसकी मां का बुरा हाल था, लेकिन मास्टर साहब वाजिद से मुकम्मल तौर पर बेनियाज थे और दिल में यही सोच रहे थे कि रात के वक़्त वापस आ जाएगा। लेकिन जब रात हुई और वो वापस ना आया तो मास्टर साहब को भी परेशानी हुई। उसने इर्द गिर्द दोस्तों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि वाजिद हमारे पास आज नहीं आया। वो अपनी साइकिल पर सवार होकर शहर का चप्पा चप्पा घूम रहे थे। अपने बेटे से ज़्यादा इसे अपनी बीवी की फ़िक्र थी, क्योंकि वो अपनी बीवी को बेटे के लिए परेशानी में तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। आधी रात का वक़्त हो चुका था, इसकी कोई खबर नहीं थी। वो घर वापस आया। बीवी भागकर मास्टर साहब के आगे आई और पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। मास्टर साहब खामोश थे। इसकी खामोशी को देखते हुए बीवी समझ गई। वो रो रो कर अपने शौहर से कहने लगी, मैं आपसे कहती थी मेरे बेटे पर इतनी सख्ती मत करो, लेकिन आपको मेरी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही थी। मास्टर साहब ने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा। ये रात इसकी बीवी के लिए बहुत कठिन रात थी। ये पहली रात थी जिस रात इसका एक बेटा घर में मौजूद नहीं था। ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुबह हुई तो मास्टर साहब अपनी बीवी को लेकर पुलिस स्टेशन गए और अपने बेटे की गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करवाया। वो जब भी स्कूल से वापस आता तो अपनी बीवी को रोता हुआ देखता। एक दफ़ा मास्टर साहब ने इसे डांटा और कहा कि इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, रो तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा लायक और ज़हीन तरीन बेटा गुम हुआ हो। इस पर बीवी ने मास्टर से कहा कि आपका दिल पत्थर का हो चुका है, या फिर आप माँ की कैफियत को समझ नहीं सकते जिसका बेटा इससे जुदा हो जाए। वाजिद शहर छोड़कर चला गया था। वो चकवाल जाने वाली एक मुसाफिर बस में बैठ गया और उधर जाकर काम धंधा तलाश करने लगा, क्योंकि इसे कोई भीख देने वाला भी नहीं था। वो एक करियाने की दुकान पर काम करने लगा। करियाने के मालिक ने इसे लावारिस समझते हुए अपनी दुकान पर मुलाजिम रख लिया। वो 2 वक्त का खाना भी देता और अपनी गैर मौजूदगी में वो वाजिद से यही कहता कि दुकान का ख्याल रखना, ग्राहक आ जाएं तो इनसे अच्छे तरीके से पेश आना। दुकान का मालिक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता तो पीछे वाजिद इसकी दुकान संभालता, ग्राहकों से अच्छे तरीके से पेश आता और अमानत में खयानत कभी ना की। यही वजह थी कि दुकान का मालिक इसे पसंद करता था, क्योंकि इसने अपने मालिक को कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया था। दुकान के मालिक का बेटा आवारा और निकम्मा था। इसका बाप अपने बेटे की वजह से काफ़ी परेशान था। वो भी पढ़ाई छोड़ चुका था। वो दोस्तों के साथ आवारा घूमता था। दुकानदार की कोशिश थी कि इसका बेटा दुकान में इसका हाथ बटाए, लेकिन वो ये काम भी नहीं करता था। एक दिन दुकानदार का बेटा वाजिद के पास आया और कहने लगा कि मेरा फ़लाँ काम करके वापस आ जाओ, उस वक़्त तक मैं दुकान को संभालता हूँ। इसने इसकी बात मानने से इनकार किया तो इसने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत अपने बाप से करूँगा। वाजिद रज़ामंद हो गया और वो जैसे ही दुकान से बाहर गया तो दुकानदार के बेटे ने गले की सफाई की, सारे पैसे लेकर चलता बना। वाजिद जब वापस आया तो दुकान में कोई मौजूद नहीं था और पैसों का गल्ला खाली था। वो बहुत परेशान हुआ। दुकानदार जब नमाज से फारग होकर घर वापस आया तो रास्ते में इसके बेटे ने अपने बाप के कान भरे और कहा कि आपको इस लड़के पर भरोसा था,
मैंने खुद देखा है, वो गले से पैसे उठाकर किसी को दे रहा था। दुकानदार को इस बात का यकीन आया और जब वो घर दुकान पर आया तो खाली गले को देखकर इसे गुस्सा आया। इसने वाजिद को कान से पकड़ कर कहा, बेगैरत इंसान, मैंने तुम पर इत्मीनान किया, भरोसा किया, तुमने मुझे ही धोखा दिया और मेरे पैसे इसको दिए। वाजिद इसे हकीकत बताना चाह रहा था, लेकिन इसने वाजिद की कोई बात ना सुनी और इसे मुसलसल मारता रहा। मजबूर होकर वाजिद ने अपने मालिक से कहा कि अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो मैं पैसे लेकर वापस आता हूँ। दुकानदार ने अपने बेटे को भी वाजिद के साथ भेजा था कि ये पैसे लेकर भाग ना जाए। बेचारा वाजिद मार खाकर सर झुकाए जा रहा था। दिल में यही सोच रहा था, ईमानदारी करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। पिछले 6 माह से मैं इस शख्स की दुकान की निगरानी कर रहा था। सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाता था, कभी कोई और फरमाइश ना की। मुझे महीने का 1000 भी दे देता, मैं खामोशी से वो पैसे ले लेता था। लेकिन इसके बावजूद इसने मुझ पर भरोसा ना किया और जानवरों की तरह मुझे मारना शुरू किया। रास्ते में वो दुकानदार के बेटे से यही कह रहा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि तुमने अपने बाप को भी धोखा दिया। इस पर दुकानदार का बेटा बार बार यही कह रहा था कि बकवास बंद करो, तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। और देखो, मैंने अपने बाप की दुकान से पैसे चुराए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा बाप मुझ पर भरोसा करता है और तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करता। बातों ही बातों में वाजिद अचानक जल्दी से भागना शुरू हुआ और वहाँ से फरार हो गया। दुकानदार के बेटे ने इसे पकड़ने की कोशिश भी ना की और वापस बाप को आकर बताया कि आपका नौकर फरार हो चुका है। एक शहर से दूसरे शहर वो अपना ठिकाना बदलता रहा, मगर इसके बावजूद वो वापस घर ना गया। इसके बाद इसने एक सेठ साहब के यहाँ ड्राइविंग शुरू की। सेठ साहब इसे अपना माहाना 10,000 तनख्वाह देते। वो सेठ की बेटी को कॉलेज में भी छोड़ जाता और फिर वापस घर छोड़ता। कॉलेज से वापसी पर इसकी बेटी वाजिद से कहती कि गाड़ी एक होटल की तरफ ले जाओ। वाजिद इसकी बेटी से कहता कि सेठ की तरफ से मुझे हदायत है कि आपको कॉलेज से वापस घर ही लाना है। इस पर वो चिल्लाकर बोली कि मैंने अपने बाप से बात की थी, लिहाजा अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इसने गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी की। वो डरती गाड़ी से उतरी, वो होटल के अंदर दाखिल हुई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वापस आई तो इसके साथ एक लड़का भी था। इसको शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, मगर वो खामोश रहा। वो लड़की बार बार उस जगह जाने लगी। 3-4 बार ऐसा हुआ तो वाजा की ज़मीन ने इसे मलामत किया और कहा, इस मामले में मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए और इसके बाप को सारी हकीकत बता देनी चाहिए। अगर मैं खामोश रहा तो ये गलत बात है। इसने सेठ की बेटी को भी वार्निंग दी कि मैं जान चुका हूँ कि आप किसी लड़के के पास जाती हैं, इससे मिलती हैं और मैं ये हकीकत सेठ साहब को ज़रूर बताऊंगा। लड़की खामोश रही और वाजिद को जवाब ना दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो एक मंसूबा बना चुकी थी। गाड़ी जैसे ही इनके घर के गेट के अंदर दाखिल हुई तो इसने चिल्लाना शुरू किया और बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाने लगी। चौकीदार, माली भागे हुए इस लड़की के पास आए। लड़की के कपड़े फटे थे और वो वाजिद के ऊपर थी। इसने बड़ी चालाकी से अपने आप को वाजिद के ऊपर गिराया था और अपने कपड़े भी फाड़ दिए थे। वो जानती थी ये मेरे बाप को हकीकत ज़रूर बताएगा, इससे पहले कि ये मेरे बाप को सब कुछ बता दे। मैं खुद ही इसका काम तमाम करती हूँ ताकि अब्बा को इसकी किसी भी बात का यकीन भी ना आए। चपड़ासी और माली ने वाजिद को गाड़ी से निकाला और मारना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद सेठ साहब वहाँ आए तो इसने देखा कि वाजिद को वो बुरी तरह से मार रहे हैं। साथ ही इसकी बेटी खड़ी है जिसके कपड़े फटे हुए थे। माली और चपरासी ने सेठ को बताया कि बीबी जी पर इसने हमला किया। सेठ को बहुत गुस्सा आया और इसने वाजिद को पुलिस के हवाले किया। 1 साल तक वो जेल में रहा बगैर किसी वजह के। वो बार बार यही सोच रहा था कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी का कोई फ़ायदा नहीं और ईमानदार शख्स को दुनिया में ऐसे ही जलील किया जाता है। 1 साल जेल में गुजारने के बाद
वो जेल से बाहर आया तो शेरा डाकू के हत्थे चढ़ गया। वो खतरनाक डाकू था जिसकी नज़र हर वक्त जेल पर होती और जेल से आज़ाद होने वाले नौजवानों को अपनी गैंग में शामिल करता था। इस मामले में पुलिस वाले भी इसके साथ मिले हुए थे। शेरा डाकू वाजिद को अपने डेरे पर ले आया और इससे कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। वाजिद इस रास्ते पर चलने का फैसला कर चुका था क्योंकि ईमानदारी करके भी वो दोबारा धोखा खा चुका था। लिहाजा इसे ईमानदारी की ज़िंदगी से ही नफ़रत हो चुकी थी और शेरा डाकू के साथ काम करने पर मुतमिन था। कभी चोरियों पर में इसने शेरा का साथ दिया और इसके साथ सारे मंसूबे को कामयाब बनाया। शेरा इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था कि वाजिद काम का आदमी है। ये ज़हीन होने के साथ साथ बेखौफ है और ये मुझे बहुत आगे लेकर जा सकता है। लिहाजा इसने वाजिद पर खर्च करना शुरू कर दिया, इसे गाड़ी लेकर दी। आज उन्होंने सेठ साहब के बंगले पर डाका डालने का फैसला किया था। वाजिद शुरू में इस बात से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ था क्योंकि वो खुफिया तौर पर बंगले के पिछले वाले रास्ते से दाखिल हुए थे। वाजिद को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सेठ साहब का घर है। जब इसकी नज़र इसकी बेटी पर पड़ी जो उसी कमरे में सो रही थी जहाँ ये पैसों की तिजोरी थी, तिजोरी खाली करने के बाद इनका एक साथी सेठ की बेटी की तरफ भागा। वो इसकी इज्जत से खेलना चाहता था मगर वाजिद ने इसका रास्ता रोका और कहा कि लड़की को हाथ मत लगाना। उसी दौरान दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान पुलिस वहां मौका पर पहुंच गई। मजबूरन इन्हें वहां से फरार होना पड़ा। शेरा दोनों पर गुस्सा था और कह रहा था कि लड़ाई के चक्कर में बड़ा खजाना हमारे हाथ से निकल चुका है। इसका साथी शेरा से कहने लगा कि मैं लड़की की जानब जा रहा था तो इसने मेरा रास्ता रोका। हालांकि आपकी तरफ से मुझे इजाज़त थी कि इस सामान के साथ अगर किसी लड़की की इज्जत लूटना चाहूँ तो लूट सकता हूँ। शेरा के दिल में आया कि वो वाजिद को ख़त्म करे, लेकिन फिर सोचा कि ये काम का बंदा है, इसको मारने से मेरा ही नुकसान होगा। इसने अपने दोनों साथियों में सुलह करवाई और इनसे अहद लिया कि वो दोबारा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। साल में ये सबसे बड़ा मंसूबा था जिस पर वो अमल करने वाले थे। वो एक बैंक को लूटने वाले थे और इसको लूटने का सारा मंसूबा बना चुके थे। शेरा के तमाम साथियों ने चेहरे पर मास्क पहना और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। ये सुबह 10 बजे का टाइम था जब 3 गाड़ियों पर सवार होकर वो बैंक के पास आए। सबसे पहले उन्होंने गार्ड्स को गोलियां मारी। 5 बंदे बैंक के बाहर थे जबकि बाकी बैंक के अंदर दाखिल हुए। शेरा ने हुक्म दिया कि सारे कस्टमर और बैंक का सारा अमला नीचे फर्श पर लेट जाए वरना गोली मार दूंगा। कई सालों के बाद वाजिद की नज़र अपने बाप के चेहरे पर पड़ी थी। इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। वाजिद के चेहरे पर मास्क था, लिहाजा बाप ने अपने बेटे को ना पहचाना। इसका बाप इस दिन पेंशन लेने बैंक आया हुआ था और इसे नहीं मालूम था कि आज ही बैंक डकैती में इसका बेटा अभी इनके साथ होगा। वो किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसका बाप इसे एक डाकू की शक्ल में देखे। सारे लोग फर्श पर लेटने लगे जबकि मास्टर बूढ़ा होने की वजह से आहिस्ता से झुक रहा था तो शेरा को गुस्सा आया। इसने मास्टर को धक्का दिया जिसकी वजह से वो ज़मीन पर जा गिरा। ये बात इससे बर्दाश्त ना हुई और इसने अपने मालक पर ही पिस्तौल तान ली। इसने इस डाके को नाकाम बनाने का फैसला कर लिया और शेरा से कहा कि अपने तमाम लड़कों से कहो कि वो इस डाके से बाज आ जाएं वरना मैं गोली मार दूंगा। शेरा हैरान हुआ कि आखिर वाजिद को हुआ क्या है। इसके बाद वाजिद ने जेब से मोबाइल निकाला, एक नंबर पर कॉल की और दोबारा जेब में डाला। थोड़ी ही देर के बाद बैंक में पुलिस आई। चारों तरफ से उन्होंने बैंक को घेर लिया, डाकुओं पर फायरिंग की। पुलिस वाले जख्मी हुए जबकि 6 डाकू मौका पर ही हलाक हो गए और बैंक के अंदर मौजूद डाकुओं को हिरासत में ले लिया गया। शेरा ने वाजिद को धमकी दी कि जो काम तुमने हमारे साथ किया है मैं तुम्हारा वो अशर करूँगा कि तुम याद रखोगे। हमारे गैंग में गिरदारी की बहुत बड़ी सज़ा है और तुम्हें ये सज़ा ज़रूर मिलेगी। तमाम डाकुओं को जेल में डाला गया।
जबकि वाजिद को पुलिस की मदद करने की वजह से सज़ा में थोड़ी रियायत दे दी गई और महज 2 माह के बाद इसे रहा किया गया। वाजिद को दरअसल इस बात का इल्म हो चुका था कि डाके के बाद शेरा इसे हमेशा के लिए मारने वाला है, लिहाजा इसने शेरा समेत इनके साथियों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया था। कैद के दौरान इसे बताया गया कि इसका बाप घर में अकेला है, माँ का इंतकाल हो चुका है, इसका बाप खुद रोटियां पकाता है क्योंकि माजिद अमेरिका चला गया है। डॉक्टर बनने के बाद इसने पसंद की शादी की। मास्टर साहब ने बाहर जाने से इनकार किया और कहा कि ये मेरा घर है, मैं किसी सूरत घर नहीं छोड़ूंगा। माजिद को अमेरिका गए हुए 3 साल हो चुके थे। इन सालों में एक बार भी इसने बाप को कॉल नहीं की थी, ना ही इसकी खैरियत पूछी थी। वो बाप जो माजिद पर फ़ख्र किया करता था, आज वही बेटा पढ़ लिख कर बेटा होने के बावजूद नालायक साबित हुआ। ये सुनकर माजिद को अफसोस हुआ। यही सोच रहा था कि जेल से आज़ाद होने के बाद वो अपने बाप के पास जाएगा, मगर किस्मत ने इसे ये मौका ना दिया। आज़ाद होने के बाद वो जैसे ही बाप की तरफ जाने लगा तो रास्ते में से गोली मार दी गई। मारने वालों ने वाजिद की लाश के पास एक रुक्का छोड़ा जिस पर लिखा था कि हमारे गैंग में गद्दारी की सज़ाए मौत होती है।